हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी सूत्र में, जहां हम सीजीपीएससी मेंस पेपर 7 का डिस्कशन बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे हैं, जिसका लेक्चर 2 आज हमारा प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 ये टॉपिक है। चलिए बिना किसी देरी के हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आइए सिलेबस। सिलेबस के पार्ट 1 का टॉपिक है हमारा ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन 1993। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम कुछ PYQs देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर हमारे क्वेश्चंस आए हुए हैं ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन के बेसिस में। पहला है डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स फंक्शंस एंड पावर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के ऊपर जो इस एक्ट के थ्रू बॉडी बनी है, उसके ऊपर रिपीटेटिवली 2022, 21 और 18 इन तीनों में भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। और आज के इस मॉडर्न एरा में ह्यूमन राइट्स की बातें जो हो रही हैं, उससे करंट अफेयर्स से भी देखेंगे तो टॉपिक इम्पॉर्टेंट थोड़ा हो जाता है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के आज हम ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में और इस एक्ट के बारे में, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ओके, ये 1993 का जो एक्ट है, इसको भी बहुत शानदार तरीके से आज हम लोग देखेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को बिना किसी देरी के। ह्यूमन राइट्स। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ह्यूमन राइट्स क्यों आज के टाइम पे इतना इम्पोर्टेंट है और पहले भी वो इम्पोर्टेंट क्यों रहा। ठीक है, समझ रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स क्या है कि एक इंडिविजुअल की वो नेचुरल बर्थ, नेचुरल राइट है। एक प्रकार से देखा जाए वो एक नेचुरल राइट है। क्या क्या चीज़ें, जैसे मान लीजिए जस्टिस है, इक्वालिटी है, लाइफ ऑफ फ्रीडम, एजुकेशन, फेयर ट्रीटमेंट। ठीक है, डिपेंड विदाउट एनी रिगार्डलेस ऑफ बैकग्राउंड और स्टेटस। तो कोई भी स्टेटस हो, कोई भी बैकग्राउंड से व्यक्ति आता है, तो उसके लिए ये सब चीज़ें जो ह्यूमन बेसिक नीड्स, बेसिक राइट्स हैं उसके, ये फुलफिल होने चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आज के कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे तो ये सब चीज़ें दी ही हुई हैं, उसके लिए बहुत सारे एक्ट्स, कानून भी बने हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऑर्थोडॉक्स सोच वाले लोग हैं, और जो देख पा रहे हैं आप लोग हमारे डेली ज़िंदगी में भी देखते होंगे कि लोगों के राइट्स जो हैं वो वायलेट्स होते हैं। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो उसके पहले अपन देख लेते हैं कि किस किस टाइप के ह्यूमन राइट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए सिविल राइट्स की बात करें, तो सिविल राइट्स के अंदर जैसे राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, है ना, प्राइवेसी, तो ये सब राइट्स हमारे आते हैं। पॉलिटिकल राइट्स की बात करें तो राइट टू वोट, फेयर ट्रायल, फ्रीडम ऑफ असेंबली, ये सब चीज़ें आती हैं। इकोनॉमिक राइट्स के अंदर राइट टू वर्क, फेयर वेजेस, प्रॉपर्टी ओनरशिप्स। ओके, सोशल राइट्स में देखें तो राइट टू एजुकेशन, हेल्थ केयर, हाउसिंग, सोशल सिक्योरिटी। ओके, एंड कल्चरल राइट्स, कल्चरल राइट्स भी जैसे हमको कोई भी कल्चर फॉलो करना है, या हमारा कुछ एथनिक चीज़ें हैं, तो उसको वो हमारा फॉलो करना हमारा राइट्स है। ओके, इन्वायरमेंटल राइट्स भी हैं कि हमको प्योर एयर मिले। ओके, समझ रहे हैं ना, सेफ एंड क्लीन इन्वायरमेंट होना चाहिए, ये हमारे राइट्स हैं। ओके, देन कलेक्टिव राइट्स की बात की जाए तो इंडिजिनस राइट्स हो गए, सेल्फ डिटर्मिनेशन, डेवलपमेंट राइट्स, ये सब हमारे कलेक्टिव राइट्स हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ह्यूमन राइट्स के, ये आज के नहीं हैं, ये बहुत ही पहले से आप देखा जाए तो एंशियंट फिलोसफीज़ में भी, जैसे ग्रीक एंड रोमन इन्फ्लुएंस, जैसे सोक्राट्स, ओके, सोक्रेट्स की फ़िलॉसफी में देखें अगर आप, प्लेटो, तो ये लोग भी बात करते हैं। यहाँ से बात उठी किसकी, जस्टिस की, इक्वालिटी की, गवर्नेंस की। और उस समय कहा जाता रहा कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल लॉज। ओके, देन कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल लॉ क्या है, ये कि ये सब इनहेरेंट हैं, ये जस्टिस, इक्वालिटी, ये सब चीज़ें जो हैं वो ह्यूमंस के इनहेरेंट लॉज हैं। ओके, इनहेरेंट लॉज हैं। तो ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये पहले ह्यूमन हिस्ट्री में भी पहले देखने को मिले हैं। आपने मैग्ना कार्टा के बारे में सुना होगा। मैग्ना कार्टा मैं बता देता हूँ आपको, मैग्ना कार्टा क्या है। सॉरी, मैग्ना कार्टा क्या था कि इंग्लैंड के एक राजा थे, ओके, जॉन। तो वो राजा बहुत ज़्यादा, एक तो मोनार्की थी, ओके, वो ऑपरेसिव टैक्सेस लगाना और स्लेवरी और ये सब चीज़ों को करते थे, मतलब ये ज़्यादा डोमिनेंट था वहाँ उस टाइम पे। तो वहाँ पे क्या हुआ कि लोगों ने प्रोटेस्ट किया और मैग्ना कार्टा का संधि हुई। ओके, फिर उसके बाद वहाँ पे डेमोक्रेटिक राइट्स आए, लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ, तो ये सब चीज़ें, फ्रीडम, फंडामेंटल राइट्स उनके इस्टेब्लिश किए गए। तो
इस तरीके से ह्यूमन राइट्स को भी आगे इंकॉर्पोरेट किया गया धीरे धीरे। चलिए शुरू अपन देखते हैं कि क्या क्या अर्ली कॉन्सेप्ट्स आए हैं ह्यूमन राइट्स के। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 में, ये आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू यूनाइटेड नेशंस ने इस्टेब्लिश किया। ओके, इस डिक्लेरेशन से ह्यूमन राइट्स को इस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद हम इन 1991 देखते हैं कि पेरिस प्रिंसिपल्स इस्टेब्लिश किए गए, किसके द्वारा? नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। 1991 में जब इस्टेब्लिश किया पेरिस में, फिर 1993 में यूएन ने वही पेरिस प्रिंसिपल्स को अपने जनरल असेंबली में अडॉप्ट कर लिया। जैसे ही 1993 में ये प्रिंसिपल्स अडॉप्ट हुए तो उसी के बेसिस में इंडिया ने द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 जो है वो इनेक्ट किया। यही प्रिंसिपल्स जो पेरिस प्रिंसिपल्स हैं उसी पे बेस्ड होके देन ये फॉर्मेशन, इस एक्ट के थ्रू फॉर्मेशन हुआ हमारे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशंस, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आगे अपना प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के बारे में जानते हैं। ये जो है इन्फोर्स हुआ है, इनेक्ट हुआ है सितंबर 28, 1993। ओके, और इस एक्ट के थ्रू 3 बॉडीज़ का निर्माण होता है, कंस्टिट्यूट करती हैं 3 बॉडीज़। पहला है आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, सेकेंड है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन एंड थर्ड है ह्यूमन राइट कोर्ट्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ओके, इस्टेब्लिशमेंट हम देखते हैं कि किस किस सेक्शंस के थ्रू इस एक्ट का ये जो बॉडीज़ हैं तीनों, किस किस सेक्शन के थ्रू इस एक्ट के अंदर हुआ है। सेक्शन 3 के अंदर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का गठन हुआ। ओके, सेक्शन 21 के तहत स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का गठन हुआ, और सेक्शन 30 के तहत स्पेशल ह्यूमन राइट कोर्ट्स जो कि स्टेट डायरेक्ट करता है वो इस्टेब्लिश किए जाते हैं। चलिए हम इसके बाद कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर देखते हैं। कॉम्पोजिशन देखा जाए तो सेक्शन 3 में दिया हुआ है। तो सबसे पहले नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात करते हैं तो चेयरपर्सन जो हैं वो तो या तो हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या फिर कोई जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो ये चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट हो सकते हैं। ओके, फिर बात आती है मेंबर्स की। तो यहाँ पे कितने मेंबर्स होते हैं? पहला एक मेंबर तो जो कि जज रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, ओके, या हैं, तो वो हो सकते हैं। एक मेंबर वो जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हैं या हो चुके हैं। ओके, एंड थर्ड मेंबर जो 3 मेंबर्स और होंगे जिसमें एटलीस्ट 1 वुमेन होनी जरूरी है, जिसके प्रैक्टिकल नॉलेज है इस ह्यूमन राइट्स बैकग्राउंड से आते हैं और उसमें है। तो टोटल अभी यहाँ पे आपका 1 2 3 तो 5 मेंबर ये हो गए। ओके, एक आपके चेयरपर्सन हो गए। देन एक्स ऑफिशियो मेंबर्स की बात की जाए अगर, तो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स किनको किनको डीम्ड मेंबर्स कहा गया है? नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के चेयरपर्सन। ओके, चेयरपर्सन ऑफ दीज कमीशंस, पहला है माइनॉरिटी, दूसरा है एससी, तीसरा है एसटी, चौथा है वुमेन, पांचवा है चाइल्ड राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, बैकवर्ड क्लासेस, सिक्स्थ चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। ओके, तो 7, तो टोटल 7 जो हैं आपके डीम मेंबर्स हैं। ओके, एक्स ऑफिशियो। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि एक तो चेयरपर्सन हो गए, 5 मेंबर हो गए और 7 आपके हो गए एक्स ऑफिशियो पर्सन। अब बात करी जाती है कि इसमें एक सेक्रेटरी भी है, सेक्रेटरी को जिसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का पद दिया गया है। ये क्या करते हैं? डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब चीज़ों का इनेक्ट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स वगैरह, और फाइनेंशियल पावर्स भी इनको थोड़ी थोड़ी दी जाती हैं। ये चेयरपर्सन के देखरेख में और उनके अंडर वर्क करते हैं, और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं इस कमीशन के, वो ये चीज़ अंडर देखते हैं। अब बात की जाती है कि ये अपॉइंटमेंट कैसे होता है। ये जो मेंबर्स हैं, चेयरपर्सन हैं, इनका अपॉइंटमेंट जो होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। सेक्शन 4 में ये दिया हुआ है। इनका टेन्योर जो है मेंबर्स का वो 3 ईयर्स है, जिनकी 70 ईयर्स ऑफ एज। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। जो अपॉइंटमेंट है, ये अपॉइंटमेंट कैसे होता है? मान लीजिए अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट कर रहा है, लेकिन किसके रिकमेंडेशंस पे करता है? रिकमेंडेशन बाय अ सिलेक्शन कमिटी कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ओके, एज अ चेयरपर्सन, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ, ओके, एंड यूनियन होम मिनिस्टर। तो टोटल 6 पीपल का ये कमीशन है। इसके रिकमेंडेशन से ये मेंबर्स और मेंबर्स एक्स ऑफिशियोज, ये एक्स ऑफिशियोज तो ऑटोमेटिक हो जाते हैं, मेंबर्स एंड चेयरपर्सन का अपॉइंटमेंट होता है। अब बात आता है कि रिमूवल जो है प्रेसिडेंट कर सकते हैं, और इनका प्रॉपर कर कोई प्रूफ किया जाए मिसकंडक्ट या इनकैपेसिटी, तो वो सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के बाद ही किया जा सकता है।
अब देख लेते हैं कि रेजिग्नेशन एंड रिमूवल का क्या प्रोसेस है मेंबर्स का। तो रिमूवल की अगर बात की जाए तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिमूव द चेयरपर्सन, ओके, एंड एनी मेंबर। किस किस ग्राउंड्स पे किया जा सकता है? कोई इंसॉल्वेंट इंगेज या पेड एम्प्लॉयमेंट के चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, ओके, या फिजिकल या मेंटल इनकैपेसिटी, कोई डॉक्टर ने आपको वो किया कि भाई आप फिजिकली और मेंटली उतने कॉम्पिटेंट नहीं हैं, ठीक है, कोई फाइनेंशियल मिसकंडक्ट हुआ है कि आप मिस यूज़ कर रहे हैं अपनी पावर्स का, ओके, तो ये सब चीज़ों पे इनका रिमूवल किया जा सकता है बाय प्रेसिडेंट। अब ये रेजिग्नेशन मान लीजिए अगर मेंबर्स देने जाएंगे तो किसको देंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रेजिग्नेशन देंगे और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको एक्सेप्ट करेगा। इंक्वायरी प्रोसेस कैसी होगी रिमूवल की? अगर मिसकंडक्ट या इनकैपेसिटी होता है, एलिगेशंस होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में इसकी इंक्वायरी की जाएगी। बेस्ड ऑन सुप्रीम कोर्ट के रिकमेंडेशन के बिहाफ में प्रेसिडेंट जो है इनका रिमूवल करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम की फंक्शंस देखते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशंस के क्या की फंक्शंस हैं, ओके, समझ रहे हैं? तो सबसे पहला फंक्शन है कि इंक्वायरी इनटू ह्यूमन राइट वायलेशंस, ओके। तो ह्यूमन राइट वायलेशंस का कोई भी इंक्वायरी अगर करना है या कुछ भी है तो वो कौन करता है? हमारा NHRC करता है। इंटरवेंशन इन अ कोर्ट केसेस, इन कोर्ट केसेस में इंटरवीन भी कर सकते हैं ये, ओके, ये इनको उनके वो दिया हुआ है, ठीक है। कोई भी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं ह्यूमन राइट वायलेशन से रिलेटेड तो वो ये इसमें जाके इंटरवीन कर सकते हैं। जेल्स और डिटेंशन सेंटर्स को इंस्पेक्ट करेंगे, प्रिजन्स वगैरह जाके वो चेक करेंगे कि क्या कंडीशंस हैं, क्या वो रिकमेंडेड रिफॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लॉज एंड पॉलिसीज़ को रिव्यू कर सकते हैं, ओके, कि क्या लॉज एंड पॉलिसीज़ आज की चल रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल सेफगार्ड्स को रिव्यू करेंगे और कोई भी नेसेसरी चेंजेस करना है तो वो उसको रिकमेंड कर सकते हैं। ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस एंड प्रमोशंस के लिए अलग अलग सेमिनार्स और अलग अलग चीज़ों को करेंगे। रिसर्च एंड स्टडीज़, अलग अलग देशों की क्या क्या वहाँ पे क्या नॉर्म्स हैं, क्या स्ट्रक्चर है, तो उसको अडॉप्ट करने का, रिसर्च स्टडीज़ करने का और फिर गवर्नमेंट को रिकमेंड करना कि आप ये चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। NGOs को इंकरेज करना, इंस्टीट्यूशंस बनाना, एनुअल एंड स्पेशल रिपोर्ट सबमिट करना गवर्नमेंट को, ये उनका फंक्शन है। अदर फंक्शंस असाइन बाय गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट उनको फंक्शंस असाइन करते हैं वो उनको करना पड़ता है। तो चलिए सेक्शन 12 के अंदर हमारे की फंक्शंस दिए हुए हैं और सेक्शन 13 जो एक्ट का है उसके अंदर NHRC के की पावर्स आते हैं। तो सेम पावर जैसा कि सिविल कोर्ट में दिया हुआ है सिविल कोर्ट को, वैसा ही पावर NHRC को भी दिया हुआ है, ठीक है। इंक्वायरी करते दौरान वो क्या कर सकते हैं? समन कर सकते हैं किसी विटनेस को, मतलब बुला सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं उसको अंडर ओथ, जैसा सिविल कोर्ट के पास पावर है। ऑर्डर कर सकते हैं डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, कोई डॉक्यूमेंट आपको प्रोड्यूस करना है, ला के देना है, दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये सब चीज़ें वो पावर उनको दिया गया है, राइट। फिर आता है रिसीव्स एविडेंस ऑन एफिडेविट्स वगैरह, ये सब चीज़ें सबमिट कराना, ओके। रिक्वेस्ट पब्लिक रिकॉर्ड्स फ्रॉम कोर्ट्स एंड ऑफिसेस से कोई गवर्नमेंट ऑफिस से आपको कोई वो मंगवानी है, समझ रहे हैं ना, कोई भी रिकॉर्ड्स वगैरह तो कर सकते हैं। इशू कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस एंड डॉक्यूमेंट, तो कोई भी विटनेस या डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कराना है तो ये सब पावर जो सिविल कोर्ट को पावर रहती है वो पावर दिया गया है। अब सेकेंड पावर आता है पावर टू रिकमेंड कंपनसेशन एंड रिलीफ, कोई भी कंपनसेशन वगैरह देना है, ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है, कोई विक्टिम है, उसको कितना कंपनसेशन देना है, तो ये रिकमेंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिकमेंड। आप ये देख पा रहे हैं सब जगह रिकमेंड, रिक्वेस्ट, ये सब चीज़ें हैं। थोड़ा ड्रॉबैक्स तो है इसमें, ड्रॉबैक्स की बात करेंगे आगे इस एक्ट में कि ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन तो बना दी है, लेकिन आप देखेंगे कि थोड़ा ड्रॉबैक्स भी है। तो ड्रॉबैक्स ऐसे हैं कि जैसे वो रिकमेंड कर पा रहा है, ये बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर, ओके, आप समझ पा रहे हैं। तो और क्या पावर दिया है कि पावर टू टेक सुओ मोटो कॉग्निजेंस, मान लीजिए कोई कंप्लेन नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, तो वो खुद सुओ मोटो तौर पे खुद से इनिशिएट लेके एक्शन ले सकता है और कंप्लेन फाइल कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको वो किया जाए। अब बात आती है लिमिटेशंस की। लिमिटेशंस तो जैसा कि NHRC कांट पनिश ऑफेंडर डायरेक्टली बट कैन ओनली रिकमेंड एक्शन, जैसा मैं बताया आपको। इट कांट इन्वेस्टिगेट केस ओल्डर देन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ वायलेशन, अगर 1 साल से ज़्यादा हो गया वायलेशन का, समझ पा रहे हैं आप, तो फिर वो एक्शन नहीं ले पाएगा। तो चलिए ये है, और भी कुछ लिमिटेशंस हैं आगे देखेंगे। अब देखते हैं कि क्या प्रोसीजर है इंक्वायरी की बाय NHRC। तो सबसे पहले क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ कंप्लेंट्स, कंप्लेन रजिस्टर की जाती है किसके द्वारा? या तो विक्टिम के द्वारा, या फैमिली मेम्बर्स के, या उसके कोई रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा।
या किसी एनजीओ के द्वारा भी कंप्लेन आती है तो भी एक्शन लेना है। कोई सुओ मोटो कॉग्निजेंस तो वो हो ही सकता है। सुओ मोटो कॉग्निजेंस मतलब खुद एनएचआरसी एक इनिशिएटिव लेती है कि हाँ, हम इस जो टॉपिक है या ये जो हो केस है उसको हम लेते हैं। फिर उसके बाद प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में जाता है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में ये चेक किया जाता है कि क्या ये हमारे जुरिडिक्शन में आ रहा है। अगर जुरिडिक्शन में आता है तब फिर यस, अगर जुरिडिक्शन में आता है तो नोटिस इशू की जाती है और रिपोर्ट्स के लिए कॉल किया जाता है। समझ पा रहे हैं आप? अब जैसे ही हमने नोटिस इशू कर दिया, ओके, डॉक्यूमेंट्स वगैरह मंगाए, अब हम क्या करते हैं, जो एनएचआरसी है वो समन करता है। ठीक है, समन करता है और एविडेंस कलेक्शन करता है, साइट विजिट्स वगैरह करते हैं, जेल में इंस्पेक्शन करते हैं, जाके केस को इंक्वायरी करते हैं। तो ये इंक्वायरी वो खुद नहीं करता है, ये स्टेट की पुलिस, ये एडमिनिस्ट्रेशन जो उनके पास नहीं है वो उनको डायरेक्ट करता है कि आप करिए। तो एक ड्रॉबैक यहाँ से ये भी निकल के आ रहा है कि खुद की कोई बॉडी तो है नहीं एनएचआरसी के पास, तो वो क्या करता है कि पुलिस या एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्टेट का है या यूनियन का है उन्हीं को ही वो डायरेक्ट करता है कि आप ये सब चीज़ों को करिए। तो ये थोड़ा ड्रॉबैक है कि उनके पास खुद की टीम नहीं है, वो स्टेट पर डिपेंडेंट रहते हैं, पुलिस पर डिपेंडेंट रहते हैं। फिर उसके बाद क्या है कि जब सब चीज़ें इंस्पेक्शन इंक्वायरी सब हो जाती है, समझ पा रहे हैं आप, तो फिर क्या करते हैं, वो रिकमेंडेशंस एंड एक्शंस लेते हैं। अब एक्चुअली क्या है कि वो इंक्वायरी कर लिए, सब कर लिए, फिर उसके बाद वो रिकमेंडेशंस देते हैं और एक्शंस। तो रिकमेंडेशन किस किस चीज़ में रिकमेंड, जैसे कंपनसेशन कि मान ली ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है तो क्या कंपनसेशन देना है, क्या डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है, अगर प्रोसिक्यूशन वगैरह ऑर्डर निकालना, ओके, पॉलिसी में अगर कुछ चेंज लाना है तो वो सब चीज़ों को, तो ये सब चीज़ों को डायरेक्ट करना, अमेंड करना, तो ये रिकमेंडेशंस दिए जाते हैं। अब रिकमेंडेशन कर दिया, उसके बाद रिपोर्टिंग का काम रहता है, रिपोर्टिंग एंड फॉलो अप। तो एनएचआरसी जो है वो स्पेशल एंड एनुअल रिपोर्ट प्रेसिडेंट को पेश करते हैं, ओके। और गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू टेक एक्शन ऑन एनएचआरसीज रिकमेंडेशन एंड सबमिट रिपोर्ट टू द लोकसभा एंड राज्यसभा स्टेट लेजिस्लेशन इन द केस ऑफ स्टेट। तो ये चीज़ है, तो ये पूरा प्रोसेस है इंक्वायरी का, किस तरह की इंक्वायरी होती है और क्या क्या चीज़ें एनएचआरसी को करना पड़ता है। अब चलिए हम वैसे ही जैसे एनएचआरसी का कंपोजिशन देखें, हम अपना स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का भी देख लेते हैं। तो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के अगर हम मेंबर्स की बात करें तो सबसे पहले चेयरपर्सन, फॉर्मर चीफ जस्टिस एंड जज ऑफ हाई कोर्ट, ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। मेंबर की बात करें तो पहला मेंबर है आपका जो कि हाई कोर्ट के जज या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज, जो कि 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है उनको, ठीक है। और 1 मेंबर जो है वो ह्यूमन राइट्स के एक्सपर्टीज़ हो, अगर वुमेन हो तो अच्छी बात है। अपॉइंटमेंट बाय गवर्नर, तो गवर्नर इनको अपॉइंट करते हैं, टेन्योर 3 ईयर्स और 70 ईयर्स ऑफ एज। फिर अपॉइंटमेंट का वही कमेटी है, स्टेट बेस्ड कमेटी है, ओके। रिकमेंडेशंस किस कौन कौन है, चीफ मिनिस्टर हैं और स्पीकर हैं स्टेट लेजिस्लेशन असेंबली के, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ होम अफेयर्स एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन द असेंबली। तो ये हमारे अपॉइंटिंग कमेटी है जो रिकमेंड करती है और अपॉइंटमेंट बाय गवर्नर होता है। रिमूवल यहाँ पे प्रेसिडेंट ही करते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। फिर उसके बाद फंक्शंस भी जो है वो सिमिलर फंक्शंस हैं एनएचआरसी के, लेकिन ये स्टेट जुरिडिक्शन के अंदर। ऐसा नहीं कि आप दूसरे स्टेट में यूनियन लेवल पे आप जाके स्टेट कमीशन जो है वो परफॉर्म कर रहा है, तो ऐसा नहीं करना है। बाकी सेम चीज़ें हैं, जॉट डाउन मैंने यहाँ पे कर दिया है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। पावर्स भी सिमिलर हैं सिविल कोड जैसी ही, जैसा हमने पहले डिस्कस किया है, लेकिन वही चीज़ कि स्टेट के दायरे में रहते हुए, ठीक है। फिर हम लिमिटेशंस की बात करें तो लिमिटेशन में पहला है कि स्टेट जो ह्यूमन राइट कमीशन है वो इंक्वायर नहीं कर सकता है आर्म्ड फोर्सेस के केसेस में, ठीक है। उसको कौन हैंडल करता है, एनएचआरसी करता है। और ये स्टेट जुरिडिक्शन में आने वाले केसेस का ही देखता है, वहाँ पे ही जो वायलेशन हुए हैं उसी को देखते हैं। और डिसीजंस जो हैं वो रिकमेंडेटरी हैं, आपको पहले ही बता दिया है, लीगली बाइंडिंग नहीं है। अब ह्यूमन राइट कोर्ट्स की बात आती है तो हमारा 2 पार्ट हो गया है, एनएचआरसी एंड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, 2 पार्ट हो गया है। थर्ड जो ह्यूमन राइट कोर्ट है उसकी बात करते हैं हम। तो ह्यूमन राइट कोर्ट जो है स्पेशल कोर्ट है, इस्टेब्लिश किया गया है स्पीडी ट्रायल हो केसेस का जो कि रिलेटेड है ह्यूमन राइट्स वायलेशन से। और ये ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 30 के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है। इस्टेब्लिशमेंट आपका जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबल है, वो इसको इस्टेब्लिश करता है। और कोर्ट केसेस जो हैं वो फास्ट ट्रैक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं ये सब चीज़ों को।
इसमें स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अपॉइंटमेंट किया जाता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, वो प्रोसिक्यूटर जो है वो ही ये सब चीज़ों का ह्यूमन राइट कोर्ट में लड़ता है। प्रोसिक्यूटर मस्ट बी क्वालिफाइड लीगल एक्सपर्ट, और वो एक लीगल एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है। पावर्स एंड फंक्शंस की बात करें तो पहला तो है कि ये फास्ट ट्रैक ह्यूमन राइट वायलेशन केसेस को क्विकर जस्टिस प्रोवाइड कराने के लिए है ना। ये स्टेट ह्यूमन राइट कमीशंस के साथ अलोंग साइड काम करेगा स्टेट लेवल वायलेशंस के लिए, और सिमिलर पावर्स हैं सेशन कोर्ट्स जैसे होते हैं उनके जैसे ही, और इंश्योर करता है कि पनिशमेंट और कंपनसेशन टू विक्टिम्स जल्दी मिले। लिमिटेशंस की बात की जाए तो ओनली स्टेट गवर्नमेंट के लिए है ना। डिपेंडिंग ऑन द स्टेट लॉ डजंट ऑटोमेटिकली फंक्शन विदाउट गवर्नमेंट एक्शन एंड कैन ओनली ट्राई केसेस फॉर ह्यूमन राइट वायलेशन, डजंट इन्वेस्टिगेट। ये क्या है कि सिर्फ केसों का ट्राई करता है वायलेशंस में, ठीक है, इन्वेस्टिगेट नहीं करता है। ओके, समझ रहे हैं ना, मतलब यहाँ पे केस चलता है, इन्वेस्टिगेशन ह्यूमन राइट कोर्ट्स में नहीं होती। इन्वेस्टिगेशन आपको स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा वो भी किसको डेलीगेट कर देता है, वो कि मतलब वो एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस वगैरह की हेल्प लेते हैं। अब हम देखेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है कि 1993 में ये एक्ट आया, ओके, सबको पता है। फिर उसके बाद 2009-2019 में कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं, तो वो अमेंडमेंट्स की हम बात कर लेते हैं। तो पहला मेन पॉइंट क्या था कि चेयरपर्सन पहले क्या थे, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, लेकिन अमेंडमेंट के बाद क्या कर दिया कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट तो है ही, ठीक है, लेकिन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को भी बनाया जा सकता है। पहला तो ये हो गया। शॉर्ट्स में आप नोट बना लीजिए, मैं तो ये बोलूँगा शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, और जैसे ही ये टॉपिक ख़त्म होते हैं, जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में थे आंसर राइटिंग कीजिए, आप आराम से इतने कंटेंट में लिख पाएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। अब मेंबर्स की बात करें तो 2 मेंबर्स थे, ठीक है, पहले, और अपॉइंटेड फ्रॉम अमंग द पर्सन नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो चाहिए पड़ते थे, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या किया कि 3 पर्सन कर दिया, जिसमें कि एक वुमेन, पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं जो, ठीक है। अब एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में देखा जाए तो पहले सिर्फ 4 थे, कौन कौन से, जैसे माइनॉरिटीज़, ठीक है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, तो इन्हीं से थे। लेकिन फिर 3 और ऐड कर दिए गए बाद में। कौन कौन से कर दिए गए देख रहे हैं अपन, जैसे बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, चेयरपर्सन किसके, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो हमने पहले देखे थे 7 थे, यहाँ पे पहले 4 हुआ करते थे, लेकिन बिल के बाद ये 3 और ऐड हो गए प्लस, तो टोटल 7, राइट, करेक्ट। यहाँ पे ये 2 थे, लेकिन अब 3 हो गए, ये वुमेन। तो हमने अपडेटेड पढ़ा है, लेकिन हम थोड़ा कंपैरिजन के साथ पढ़ रहे हैं कि क्या चेंजेस आई हैं 2019 में। अब बात की जाए तो पहले टेन्योर 5 ईयर्स का होता था, लेकिन उसको घटा के 3 ईयर्स कर दिया है, ठीक है। फिर रीअपॉइंटमेंट की बात जो है, पहले अलाउड था, एक्ट अलाउज फॉर रीअपॉइंटमेंट फॉर 5 ईयर्स, फिर उसने ये जो लिमिट है ये हटा दी रीअपॉइंटमेंट की। फिर उसके बाद क्या है कि पावर्स ऑफ सेक्रेटरी जनरल, तो एक्ट क्या था, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को पावर देता था, ठीक है। फिर बिल अमेंड हुआ, दिस अलाउड द सेक्रेटरी जनरल टू एक्सरसाइज ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स सब्जेक्ट टू चेयरपर्सन कंट्रोल। तो पहले कंट्रोल वाली बात नहीं थी इसमें, फिर अब क्या हो गया है कि ये कंट्रोल वाली बात आ गई है, समझ रहे हैं आप। तो चलिए, तो ये कंपैरिजन था, शॉर्ट में है, नोट्स बनाइए बढ़िया से, आराम से, आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प होगा। अब हम एट लास्ट बात करते हैं कि क्या रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं, क्या रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं लिमिटेशंस, कुछ ना कुछ चीज़ें आ जाती हैं। तो सबसे पहला है कि रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है, थोड़ा स्ट्रक्चर्स सुधारा जाए, क्योंकि बहुत सारा एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो ह्यूमन राइट वायलेशंस, ह्यूमन राइट्स के एक्सपर्ट्स हों, ओके। बहुत सारे जजेस इसमें आ गए हैं, तो जजेस जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू, एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, लेकिन ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन हो रहा है वो ह्यूमन एंगल से वो नहीं देख पाते हैं, तो थोड़ा रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है। इन्फोर्समेंट डिसीजंस की बात है कि गवर्नमेंट पे सिर्फ रिकमेंड कर सकता है वो, ओनली रिकमेंडेशन कैन बी डन, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको रिकमेंडेशन नहीं, मतलब थोड़ा एक्शनेबल होना चाहिए, इनके जो निकल के आ रहे हैं निष्कर्ष, वो गवर्नमेंट को थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए, तो वो सब इन्फोर्समेंट कर सकते हैं। इंक्लूजन ऑफ न्यू मेंबर्स को इंक्लूड किया जाए सिविल सोसाइटीज़ से, एक्टिविस्ट से, तो उससे क्या होगा कि ह्यूमन राइट्स पे जो एक्सपर्ट्स हैं वो ज़्यादा सही डिसीजंस ले पाएंगे। न्यू लॉज और ट्रांसपेरेंसी लाने का बात अपन रख सकते हैं। इन्हेंस एंड स्टैंडर्ड पार्टिसिपेशन, तो पार्टिसिपेशन हमको स्टेट्स का बढ़ाना है, नॉन स्टेट्स अक्रॉस द वर्ल्ड टीम्स,
और स्ट्रेंथन करके ह्यूमन राइट्स को आगे बढ़ानी है, जिससे क्या है कि हमारा ह्यूमन राइट्स इंडेक्स आगे अच्छा बढ़ सके और हम नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे ह्यूमन राइट्स के जो वायलेशंस हो रहे हैं उसको कम कर सकें और एक अच्छा नेशन उभर के आए। तो चलिए हम समरी देख लेते हैं। सबसे पहले तो एक्ट की समरी थोड़ी सी बनाई है छोटी सी, कि सेक्शंस हमको थोड़ा याद हो जाए। सेक्शंस बेस्ड भी आजकल क्वेश्चन आने लगे हैं, तो थोड़ा मैंने सेक्शंस भी इंक्लूड किया है, 1 2 मार्कर एंड कुछ टाइप्स क्वेश्चंस। तो सेक्शन 2 से 11 में एनएचआरसी है, 12 से 16 में उसके फंक्शंस एंड पावर्स दिए हुए हैं, चैप्टर 3 में आता है। 5 में देखा जाए तो 21 से 29 में एसएचआरसी है एंड ह्यूमन राइट कोड से चैप्टर 6 में आता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग का बहुत अच्छा लगा होगा ये सेशन। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कोई भी डाउट है तो कमेंट करिए। अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट करिए। और आशा करता हूँ कि बहुत अच्छा सेशन लगा होगा, कंटेंट आपको मिल गया है खूब। अब अपना आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए और हम लोग ऐसे ही बहुत शानदार तरीके से कोर्स को आगे पढ़ते रहेंगे। और खूब मेहनत करिए। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।